हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस क्लास में। हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में और थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में हम 5 वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर चुके हैं। ये है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6, वीडियो लेक्चर नंबर 6। जिन लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज इस वीडियो को न देखें, पहले पांचों वीडियो देखें सीक्वेंस में, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना होगा, तब आपको आज की बात समझ में आएगी। वीडियो लेक्चर नंबर 5 जो हमारा था, यानी ठीक प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। क्या बताया था? लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है उसके बारे में, और साथ साथ हमने ये भी समझा कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और उसके रीजंस के बारे में भी डिस्कशन किया था, यानी हमने ये जाना था प्राइस हाई होने पर डिमांड क्यों डिक्रीज होती है, प्राइस डाउन होने पर डिमांड क्यों इंक्रीज होती है। रीजन कौन कौन से बताए थे? 5 रीजन बताए थे आपको। सबसे पहला रीजन था इनकम इफेक्ट, नंबर 2 पे था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर 3 पे था चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, नंबर 4 पे था वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ दैट कमोडिटी। ये 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और जो 5th रीजन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको कहा गया था ये आगे किसी चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये 5 रीजन पे हमने बात किए थे। और लास्ट लेक्चर के एंड में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस के बारे में। तो लीजिए, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लेकर। देखिए आप बोर्ड पे हेडिंग ध्यान से, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, लेकिन आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं लेंगे। मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक एक्सेप्शन के बारे में बात करूंगा, वो है गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन गुड्स। क्या है वो? गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन गुड्स बोल सकते हैं उसको। क्या गिफिन पैराडॉक्स है, क्या गिफिन गुड्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए गिफिन के बारे में मैं अपने पढ़ाने के तरीके में 2 वीडियो लेक्चर में बात करता हूं, ठीक। एक आज वीडियो लेक्चर हुआ है, एक कुछ दिनों बाद, कुछ वीडियो लेक्चर्स के बाद की जो क्लास हमारी आएगी तब मैं फिर से डिटेल में डिस्कशन करूंगा गिफिन गुड्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं गिफिन गुड्स के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो गिफिन, GIFFEN, ये गिफिन क्या है, ये गिफिन पैराडॉक्स क्या है, या गिफिन गुड्स क्या है। तो देखिए गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, नेम ऑफ एन इकोनॉमिस्ट, सर रॉबर्ट गिफिन। क्या नाम था उनका? सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी अपनी एक रिसर्च की। और रिसर्च कहां की थी इन्होंने अपनी? इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने अपनी रिसर्च की थी इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। किन्होंने रिसर्च की थी? सर रॉबर्ट गिफिन। तो ये जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ये सर रॉबर्ट गिफिन के ऊपर है। अब गिफिन को समझाऊं उससे पहले एक्सेप्शन का मतलब समझो। क्या बताया था लॉ ऑफ डिमांड में? प्राइस हाई डिमांड कम, प्राइस डाउन डिमांड हाई। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जहां प्राइस हाई होने पर डिमांड कम नहीं होती, प्राइस हाई होने पर डिमांड कम नहीं होती बल्कि डिमांड इंक्रीज होती है। जहां प्राइस डाउन होता है तो डिमांड कम हो जाती है। यानी अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है जो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, जहां इनवर्स या अपोजिट रिलेशनशिप नहीं है, जहां प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस डाउन होने पर डिमांड डाउन हो जाती है। तो वो कौन सी कंडीशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, यानी प्राइस हाई होने पर डिमांड डाउन नहीं होती, प्राइस डाउन होने पर डिमांड इंक्रीज नहीं होती। तो वो कौन सी कंडीशंस है, उन सारी कंडीशंस पे हम बात करेंगे। वही एक्सेप्शंस होगी जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सर रॉबर्ट गिफिन ने जो अपनी थियरी दी थी, जिसको हम जानते हैं गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन गुड्स के नाम से। देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं हिस्ट्री के बारे में कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंग्लैंड में कुछ लोगों के ऊपर गिफिन ने ऑब्जर्वेशन किया, अपनी रिसर्च की। जिन लोगों पे गिफिन ने रिसर्च की थी वो बहुत गरीब लोग थे, वेरी पुअर पीपल, बहुत ही गरीब लोग थे, लो वेज अर्नर थे, ऐसे लोग थे जिनको बहुत थोड़ी मजदूरी मिलती थी। ऐसे लोगों पे गिफिन ने अपनी रिसर्च की। गिफिन ने यह देखा
कि वो जो गरीब मजदूर लोग हैं जिनको बहुत कम वेजेस मिलती है, वेरी लो वेज रेट, वेरी पुअर पीपल, वो लोग अपने फूड इनटेक में, अपने खाने की हैबिट्स में, अपने खान पान में दो तरीके की चीजें कंज्यूम करते थे। एक वो कंज्यूम करते थे ब्रेड। ब्रेड से मेरा मतलब यहां रोटी है। कुछ बुक्स आप देखेंगे जहां ब्रेड की बजाय पोटैटोज लिखा होगा, आलू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप जब पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ब्रेड लिखें चाहे पोटैटो लिखें कोई डिफरेंस नहीं। तो गिफिन ने देखा कि वो जो मजदूर लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं, वो एक तो कंज्यूम करते हैं ब्रेड, रोटी, और एक कंज्यूम करते हैं मीट। अब हम कंपेयर करते हैं ब्रेड एंड मीट का। तो मीट एक सुपीरियर कमोडिटी है, ब्रेड एक इंफीरियर कमोडिटी है। आप जानते हैं मीट की न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत हाई है, ब्रेड जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। ये बेसिकली एक पौष्टिक भोजन नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेड एक इंफीरियर कमोडिटी है जो बहुत चीप रेट पे मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। सच कहूं तो ब्रेड ज्यादा वो लोग कंज्यूम करते हैं जो गरीब लोग हैं, और मीट वो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं जो अमीर लोग हैं या जिनके पास पैसा है। अब अगर आप मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है दो तरीके की कमोडिटी होती है, एक होती है सुपीरियर और दूसरी होती है इंफीरियर। कैसे डिफाइन करवाया था आपको कि इनकम बढ़ने पर जो चीज ज्यादा कंज्यूम की जाए वो सुपीरियर, और इनकम कम होने पर जो चीज कम कंज्यूम की जाए वो सुपीरियर। यानी इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा खरीदेंगे, इनकम कम होगी तो कम खरीदेंगे, वो सुपीरियर। और इंफीरियर कमोडिटी कौन सी? जो इनकम बढ़ने पर कम खरीदी जाए और इनकम कम होने पर ज्यादा खरीदी जाए, वो कमोडिटी कौन सी होती है? इंफीरियर कमोडिटी। तो ये ब्रेड एक इंफीरियर कमोडिटी है, मीट एक सुपीरियर। तो मैंने देखो यहां लिखा ब्रेड के ऊपर यूं रेड कलर से आई 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 का यहां क्या मतलब है? इंफीरियर कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मीट जो है वो क्या है? सुपीरियर कमोडिटी। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने ये देखा कि वहां पे ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते गए, प्राइसेस ऑफ ब्रेड हाई होते गए, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते गए। देखिए मैंने यहां ब्लू कलर से क्या लिखा है? ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए? ब्रेड महंगा हुआ है तो ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो गिफिन है उन्होंने ये देखा कि वो गरीब लोगों ने जब ब्रेड महंगा हुआ तो ब्रेड को ज्यादा कंज्यूम किया। पहले ब्रेड वो कितना कंज्यूम करते थे महीने में? मान लेते हैं 25 डेज, क्योंकि गरीब लोग हैं, बहुत कम कमाते हैं, और जो कमाते हैं उसका मेजर पार्ट उनके खाने पीने पे खर्च होता है। ठीक है भाई, गरीब आदमी का जो कमाया गया पैसा है उसका एक मेजर हिस्सा कहां जाता है? सिर्फ खाने पीने की चीजों पे। ठीक, और गरीब लोग है, कम पैसा है, तो सुपीरियर कमोडिटी, महंगी कमोडिटी कम खा पाएंगे। तो महीने में कितने दिन मीट खा रहे थे? 5 दिन। और ब्रेड कितने दिन खा रहे थे? 25 डेज कंजम्पशन हो रहा था ब्रेड का। तो गिफिन ने ये देखा कि जब ब्रेड महंगा हुआ, जब ब्रेड का प्राइस हाई हुआ, तो होना तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चाहिए ब्रेड की डिमांड कम हो, लेकिन जब ब्रेड का प्राइस हाई हुआ, ब्रेड की डिमांड 25 डेज से बढ़कर 29 डेज हो गई, ब्रेड की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखा गिफिन ने कि जब ब्रेड सस्ता हुआ, जब ब्रेड का प्राइस डाउन हुआ, तो ब्रेड की डिमांड 25 डेज से कम हो गई, 21 डेज हो गई। अरे भाई ये कैसे हुआ? ब्रेड का प्राइस डाउन और ब्रेड की डिमांड भी कम हो गई। ब्रेड का प्राइस डाउन होने पर ब्रेड की डिमांड कम हो गई 21 डेज। ये कैसे हुआ? होना तो ये चाहिए, प्राइस डाउन हुआ है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी, प्राइस कम, डिमांड कम, तो ये हुआ ना एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए गिफिन की सारी स्टडी को जब मैं मेरी क्लास में समझाता हूं तो मैं ऐसे 5 पॉइंट बनाता हूं पहले, और फिर बच्चे को पॉइंट बाय पॉइंट उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। भाई अगर आपको गिफिन की स्टडी समझनी है तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक और बात, जब हम गिफिन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली गरीब लोगों की बात हो रही होती है, और गरीब लोगों में हमने ब्रेड की बात की है, यानी इंफीरियर कमोडिटी की बात हो रही है। तो आप यूं समझे कि वो गरीब आदमी आप ही हैं, आप ऐसा एज्यूम करें कि वो गरीब आदमी आप ही हैं, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उस गरीब आदमी की कहानी को, स्टोरी को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, गिफिन का जो रूल है, गिफिन का जो कॉन्सेप्ट है, गिफिन का जो एक्सेप्शन है या पैराडॉक्स है, ये इंफीरियर गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और यहां आप देख सकते हैं ब्रेड एंड मीट में ब्रेड जो है वो क्या है? इंफीरियर कमोडिटी।
तो जहां पे भी ये सारे पांचों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे वहां गिफिन पैराडॉक्स आएगा। तो गिफिन का रूल कहां अप्लाई होता है भैया? इंफीरियर गुड्स के ऊपर ऑपरेट होता है, घटिया चीजें जो होती है उसके ऊपर ऑपरेट होता है। सेकंड, पुअर इनकम ग्रुप। कैसे लोग होने चाहिए? गरीब लोग होने चाहिए। गरीब लोग हैं, ऑब्वियसली जब गरीब लोग हैं तो इंफीरियर गुड्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो गरीब लोग होने चाहिए। वेरी लो इनकम ग्रुप, वेरी पुअर, तो पुअर इनकम ग्रुप के लोग हों और इंफीरियर कमोडिटी वो कंज्यूम करते हों। तीसरा पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग देयर मेजर पोर्शन ऑफ इनकम ऑन दैट इंफीरियर गुड। Consumers are spending their major portion of income on that inferior good. Consumer अपनी इनकम का, कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा, कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा उस इंफीरियर कमोडिटी पे खर्च करता हो। तो यहां मैं बताऊं, जहां पे गिफिन सर ने अपनी रिसर्च की थी वहां वो जो वेरी पुअर वेज अर्नर लोग थे वो अपनी इनकम का मेजर पोर्शन ब्रेड खाने पे खर्च करते थे। आप देख सकते हैं 25 दिन महीने में ब्रेड खा रहे हैं तो इनकम का बड़ा हिस्सा कहां जा रहा है? ब्रेड पे जा रहा है। तो कंज्यूमर्स जो गिफिन वाले हैं वो कैसे होने चाहिए? गरीब होने चाहिए और इंफीरियर कमोडिटी पे रूल अप्लाई होता है और वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं उस इंफीरियर कमोडिटी पे। ये तो 3 पॉइंट हुए जो सिचुएशन है। अब ये अगले 2 पॉइंट देखिए क्या लिखा है यहां, इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट हो, इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। अब इनकम इफेक्ट क्या है? लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है, अगर आपने ना देखा है तो पहले वीडियो लेक्चर देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, उसके बारे में बात करते हैं क्या होता है इनकम इफेक्ट। देखिए इनकम इफेक्ट लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, जब एक कमोडिटी का प्राइस बदलता है तो आपकी परचेजिंग पावर बदलती है, आपका परचेजिंग पोटेंशियल बदलता है, आपकी रियल इनकम बदलती है। प्राइस बदलने पर रियल इनकम बदलती है और रियल इनकम बदलने पर आप कंजम्पशन में चेंज करते हो। कैसे समझाया था? एक 100 का नोट का एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक 100 का नोट है और 10 रुपए की कमोडिटी आप मार्केट से खरीदते हो तो कितनी यूनिट्स परचेज करके लाते हो? 10 यूनिट्स। अब वो कमोडिटी का प्राइस जो है महंगा हो गया, 10 से 20 हो गया। अब 100 के नोट का क्या होगा परचेजिंग पावर? सिर्फ 5 यूनिट। समझाया था ना इस एग्जांपल से, अगर वो कमोडिटी सस्ती हो जाए, 5 रुपए की हो जाए, तो उसी 100 के नोट की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। तो देखिए मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पर्सन होते हैं, उनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। अब कैसे होता है इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए मैं आपकी और मेरी बात करता हूं एक एग्जांपल लेते हैं अपने मिस्टर अंबानी का। ठीक, क्या है इनकम इफेक्ट? इफेक्ट ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे पड़ने वाला असर। ठीक, अभी सपोज करिए हमारे देश में, हमारी कंट्री में पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, फूड ग्रेन्स सस्ते हो जाते हैं, तो किसकी परचेजिंग पावर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? हमारी या मिस्टर अंबानी की? यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, फूड ग्रेन्स महंगे हो जाएं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाए, एजुकेशन महंगी हो जाए, तो किसकी परचेजिंग पावर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस बदलने पर किसकी परचेजिंग पावर पे ज्यादा असर पड़ेगा? हमारी या मिस्टर अंबानी की? ऑब्वियसली हमारी परचेजिंग पावर पे ज्यादा असर पड़ेगा। इसका मतलब प्राइस बदलता है तो किसकी परचेजिंग पावर पे ज्यादा असर आता है? गरीब आदमी की। गरीब क्यों बोल रहा हूं मैं अपने आप को? अंबानी के सामने मैं क्या हूं? पुअर हूं। तो आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ के लोग बहुत गरीब थे और बेचारे गरीब लोगों के लिए अगर कोई कमोडिटी जो वो मेजर कंज्यूम कर रहे हैं, जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जिसके ऊपर वो स्पेंड कर रहे हैं, अगर वो कमोडिटी महंगी हो जाती है तो उनकी परचेजिंग पावर पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तिजोरियां भर के पैसा नहीं पड़ा उनके पास कि उनको कोई फर्क नहीं पड़े, उनको फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो डेफिनेशन एक बार फिर से ध्यान से सुनो। क्या होता है इनकम इफेक्ट? जब मैं बोलता हूं इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या? या जब मैं बोलता हूं इनकम इफेक्ट तो इसका मतलब क्या? क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ अ
पर्सन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का प्राइस बदलने पर किसी इंसान की परचेजिंग पावर पे पड़ने वाला असर। और जब प्राइस बदलते हैं तो जो रिलेटिवली पुअर है, जो गरीब है, उसकी परचेजिंग पावर पे ज्यादा असर पड़ता है, उसकी परचेजिंग पावर को ज्यादा धक्का लगता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम इफेक्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट है। तो इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग मतलब ये कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा था तिजोरियों में भर के उनको कोई फर्क नहीं पड़े। उन बेचारों को अगर ब्रेड का प्राइस बदलता है तो धक्का लगता है, उनकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है, उनको प्रॉब्लम होती है। दैट इज वाई मैंने क्या लिखा है, इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज पुअर। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज पुअर। ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, ये भी लास्ट क्लास में आपको बताया था। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब दो कमोडिटीज का आपस में सब्सटीट्यूशन, एक की जगह दूसरे का रिप्लेस हो जाना। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है, पुअर। इसको एक एग्जांपल से समझे। देखिए, अगर मैं बात करूं लक्स, लक्स एक साबुन है, लक्स की बात करूं और मैं डव की बात करूं, एक है लक्स और एक है डव। ये दोनों आपस में क्लोज सब्सटीट्यूट है। आप लक्स भी यूज कर सकते हैं और आप डव की सोप भी यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जब दो चीजें बहुत आसानी से एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकती हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, आसानी से। लेकिन यहां तो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूशन नहीं है, यहां सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा है, पुअर है। समझे एक और एग्जांपल से, पेप्सी एंड कोक स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है, फैंटा एंड मिरिंडा स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है, लक्स एंड डव स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है। किसी दिन लक्स नहीं मिली, डव यूज कर लीजिए, डव नहीं मिली, लिरिल यूज कर लीजिए, सिंथॉल यूज कर लीजिए, लाइफ बॉय यूज कर लीजिए। दीज आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अब हम एक चेंज की बात करते हैं, पुअर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को मैं समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप कौन सी साबुन यूज करते हैं, कौन सी सोप यूज करते हैं? आपका जवाब आया, सर हम तो लक्स यूज करते हैं। ओके, आप लक्स यूज करते हैं। हमने आमिर खान से पूछा, आप कौन सी सोप यूज करते हैं, कौन सा साबुन यूज करते हैं? तो उन्होंने जो नाम लिया वो बहुत नया नाम था, हमने कभी सुना नहीं। मान लीजिए कुछ भी XYZ उन्होंने नाम लिया और पता लगा उनकी साबुन की कीमत, उनके सोप की कीमत तो हजारों में। मान लीजिए एक साबुन, एक सोप जो है 10,000 रुपए की, वो यूज कर सकते हैं, उनके पास खूब पैसा है। हम जो सोप यूज करते हैं वो 100 रुपए की सोप है, साबुन है। और मिस्टर आमिर खान जो यूज करते हैं, मान लेते हैं 10,000 रुपए की एक साबुन है तो सोप ही, नहाने के ही काम आ रही है, सब्स्टिट्यूट है। लेकिन क्या आप उसको क्लोज सब्स्टिट्यूट बोलोगे? क्या आमिर खान हमारी साबुन आसानी से यूज कर लेगा या हम आमिर खान वाली साबुन आसानी से यूज कर लेंगे? अभी मान लीजिए आपने एक 10,000 की साबुन यूज भी की है, तो आप उससे नहाएंगे नहीं, आप उसको अपने बाथरूम में सजा के रखोगे कि इस सोप का जो प्राइस है वो 10,000 है, यूज करने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। यानी कि कुछ कमोडिटीज ऐसी भी है जिनके प्राइसेस में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, क्वालिटीज में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि हम उन्हें क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते। जब दो चीजें क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, आसानी से एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती हो, तब हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पुअर। वहीं जब चीजें आसानी से रिप्लेस हो सकती हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, लाइक पेप्सी एंड कोक, लाइक डव एंड सिंथॉल और लिरिल और लक्स। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पुअर। अब देखिए इस एग्जांपल में, ब्रेड एंड मीट दोनों ही फूड आइटम्स हैं, लेकिन दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मीट बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी, हाई न्यूट्रिशंस का प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, वहीं ब्रेड बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। इसका मतलब ब्रेड और मीट आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनके बीच में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा है? पुअर है। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। गरीब लोग हों, ठीक, इंफीरियर कमोडिटी हो, वो गरीब लोग अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस इंफीरियर कमोडिटी पे खर्च करते हो। अब बिकॉज वो लोग गरीब हैं, तो अगर वो कमोडिटी का प्राइस, उस इंफीरियर कमोडिटी का प्राइस बदलता है, तो उन गरीब लोगों को परचेज करने में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, उनकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तब हमने क्या लिखा है? इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। और क्या बोला कि उस इंफीरियर कमोडिटी का जो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगा है, आसानी से ब्रेड की जगह मीट को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? पुअर है। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं, तब आपको ये एक्सेप्शन समझ में आ पाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। देखिए, हमने हाइपोथेटिकली
एक स्ट्रक्चर तय किया है। हम ये मानते हैं एक महीने में 30 डेज 30 दिन है, और बिकॉज गरीब लोग हैं तो ब्रेड का कंजम्पशन वो महीने में कितना करते हैं, 25 डेज ब्रेड का कंजम्पशन करते हैं, और मीट का कंजम्पशन कितना करते हैं, 5 डेज। 5 दिन मीट खाते हैं, 25 दिन ब्रेड। गरीब लोग हैं, मीट रोज नहीं खा सकते, कभी कभार कोई बर्थडे पे, कोई एनिवर्सरी पे, या कभी संडे पे, या कभी वीकेंड पे खा लिया, क्योंकि रोज के लिए अफोर्डेबल नहीं है। उनका मेजर फूड, मेजर इंटेक क्या है, ब्रेड है। ब्रेड से ही उनका पेट भर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप एज्यूम करेंगे कि आप ही वो गरीब आदमी है, तभी आप समझ पाएंगे। अब हुआ यूं, ब्रेड का प्राइस हाई हुआ, ब्रेड का प्राइस हाई हुआ, ये मैंने क्या लिखा है, पीबी। पीबी का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, हाई हुआ। तो जब ब्रेड महंगा हुआ तो ब्रेड की डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी उसको समझें। जब ब्रेड महंगा हुआ, उन गरीब लोगों का मेजर फूड क्या था, ब्रेड था। उनका पेट किससे भरता था, ब्रेड से भरता था। ब्रेड के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता, सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो ब्रेड के बिना। अब अगर पैसे वाला आदमी होता, तिजोरी भर के पैसा पड़ा होता, तब तो ब्रेड महंगा हुआ उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तिजोरी भर के जिसके पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, महंगा होने पर उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए इनकम इफेक्ट पुअर होता है। लेकिन ये तो गरीब लोग हैं, इनका इनकम इफेक्ट कैसा था, स्ट्रांग था। ब्रेड का प्राइस जैसे ही बढ़ा, बेचारों को फर्क पड़ा, बेचारों को दिक्कत हुई, बेचारों को तकलीफ होने लगी। तो अब क्या किया जाए, तो तिजोरी में तो एक्स्ट्रा पैसा है नहीं कि ब्रेड के कंजम्पशन को पहले जितना कंज्यूम किया जा सके। रास्ता बंद है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं और ब्रेड महंगा हो गया, क्या करें। तो दूसरा रास्ता ये होता है, चलो भैया ब्रेड महंगा हो गया कोई बात नहीं, कोई ब्रेड का सब्स्टिट्यूट दूसरा अगर है तो ब्रेड बंद कर देते हैं, ब्रेड के सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां उस मार्केट में गिफिन ने देखा कि ब्रेड का जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था वो कौन था, मीट। मीट तो ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस कमोडिटी है, तो ब्रेड की जगह मीट को लाया नहीं जा सकता, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दोनों के बीच का कैसा है, पुअर। तो आप ब्रेड की जगह मीट को नहीं ला सकते, मीट इज ऑलरेडी वेरी हाई प्राइस कमोडिटी। आप तो वैसे ही तकलीफ में आ गए ब्रेड महंगा होने से, अब आप क्या सोच रहे हो, ब्रेड की जगह मीट यूज कर लो, पॉसिबल नहीं है। तो अब गरीब आदमी की कहानी है भैया, वो गरीब आदमी करे क्या, पेट तो भरना पड़ेगा उसको, खाना तो उसको खाना ही पड़ेगा ना। गरीब आदमी की कहानी है, बेचारे को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, जो हमने बेसिक कंडीशन ली वो क्या ली, ब्रेड का कंजम्पशन 25 डेज और मीट का कंजम्पशन 5 डेज। 25 दिन महीने में ब्रेड और 5 दिन मीट। अब गरीब आदमी के लिए ब्रेड महंगा हो गया तो तिजोरी में पैसा नहीं है, यानी कि इनकम इफेक्ट स्ट्रांग है, बेचारे को प्रॉब्लम हो रही है, और सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी महंगा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पुअर। तो क्या करें, तो गरीब को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गरीब ने अपने मीट के कंजम्पशन को कर्टेल किया, कम किया। अब वो महीने में 5 दिन की बजाय कितने दिन मीट खाता है, सिर्फ 1 दिन। यानी अब 1 महीने में 4 दिन वो मीट कम कंज्यूम कर रहा है। वहां से पैसा बचेगा, वो बचा हुआ पैसा वो ब्रेड पे लगाएगा, ताकि ब्रेड का कंजम्पशन मेंटेन करके अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो उसने क्या किया, 4 दिन से मीट कंजम्पशन कम कर दिया और बचे हुए पैसे को किस पे लगाया, ब्रेड पे। तो अब महीने में 1 दिन वो क्या खा रहा है, मीट, तो बचे हुए 29 डेज वो क्या कंज्यूम करने लग गया, ब्रेड। देखिए, जब ब्रेड महंगा हुआ तो सुपीरियर को कंज्यूम करना बंद कर दिया, वहां से जो बचा पैसा वो कहां पे लगाना शुरू किया, ब्रेड के ऊपर लगाना शुरू किया। तो ऑब्वियसली ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ गया, क्योंकि जहां मीट खा रहे थे, अब मीट की जगह क्या खाना शुरू कर दिया तुमने, ब्रेड खाना शुरू कर दिया। तो प्राइस ब्रेड का हाई हुआ, डीबी। डीबी का मतलब डिमांड फॉर ब्रेड। ब्रेड की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ओके गाइज, अब अगर ब्रेड सस्ता होता है तो क्या होता है। तो फिर से मेरा आपसे सवाल, अगर पेट्रोल सस्ता होता है, डीजल सस्ता होता है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है, फूड ग्रेन सस्ते होते हैं, कौन खुश होंगे ज्यादा, हम लोग, हम जैसे आम लोग, या मिस्टर अंबानी। अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा। हम उसके कंपैरिजन में पुअर हैं, गरीब हैं, और गरीब लोगों को प्राइस बदलने का फर्क पड़ता है। प्राइस कम होता है तो हमें ज्यादा खुशी हुई, यानी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, हमारी परचेजिंग पावर पे ज्यादा असर पड़ा। उनके लिए तो ऐसा है, मान लो समुद्र में से 1 लोटा निकाला या ऐड किया, उनको फर्क नहीं पड़ता। गरीब लोगों को, कंपैरेटिवली पुअर को फर्क पड़ता है। तो यहां गरीब लोग थे जिनका इनकम इफेक्ट स्ट्रांग। तो जैसे ही ब्रेड का प्राइस डाउन हुआ, अब वो क्या सोचेगा आदमी, जैसे कोई कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो पैसा बचने लगा, ब्रेड सस्ता हुआ, मेजर फूड क्या था, ब्रेड। 25 दिन ब्रेड खा रहे थे, अब ब्रेड का प्राइस डाउन हुआ तो ब्रेड पे पैसा बचने लगा। अब कोई भी गरीब आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, खाने पीने को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, और अगर उसके खाने पीने का एक प्रोडक्ट जो इंफीरियर कमोडिटी है जिसका प्राइस डाउन हो जाता है,
प्राइस ऑफ ब्रेड ब्रेड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी और वो इंसान अपनी बढ़ी हुई परचेजिंग पावर कहां लगाना चाहेगा, सुपीरियर पे। अब वो कहेगा नहीं यार 5 दिन नहीं, अब तो थोड़ा पैसा बचने लगा, ब्रेड सस्ता होने पर पैसा बचने लगा, 5 दिन मीट नहीं खाएंगे, अब मीट थोड़ा ज्यादा खाएंगे। अब उन्होंने मीट का कंजम्पशन महीने में कितना किया, 9 डेज, क्योंकि ब्रेड का प्राइस डाउन होने पर पैसा बचने लगा। ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ी, बढ़ी हुई परचेजिंग पावर आपने कहां शिफ्ट की, मीट की तरफ। तो अब आप मीट 5 दिन की बजाय 9 दिन कंज्यूम करते हैं। अगर महीने में 9 दिन मीट कंज्यूम करते हैं तो ब्रेड का कंजम्पशन केवल कितने दिन हो रहा है, 21 डेज। यानी ब्रेड का प्राइस डाउन हुआ तो ब्रेड का डिमांड 25 डेज से 21 डेज रह गया, डिमांड कम हो गई। तो यहां गिफिन का एक्सेप्शन पूरा कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं प्राइस हाई डिमांड हाई, प्राइस डाउन डिमांड डाउन। ठीक है, ये है गिफिन गुड्स। इसको गिफिन पैराडॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैराडॉक्स को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। यानी जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा उसकी विरोधी बात, उसकी उल्टी बात, उसकी अपोजिट बात यहां हो रही है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड गिफिन पैराडॉक्स। अब गिफिन के जो गुड्स होते हैं वहां प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट एंड पॉजिटिव। प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, प्राइस डाउन डिमांड डाउन। तो गिफिन के केस में अगर डिमांड कर्व बनाना पड़े, गिफिन गुड्स के लिए अगर डिमांड कर्व बनाना पड़े हमें, तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, देखिए ये प्राइस है वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे है डिमांड। इन जनरल लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, राइट। लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, बट गिफिन इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां प्राइस डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जब दो चीजों में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, बेसिक्स की क्लास में अच्छे से बताया आपको कैसा डायग्राम बनता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। यानी कि गिफिन के केस में पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा क्योंकि वह प्राइस डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो गिफिन गुड्स की अगर डेफिनेशन पूछे आपसे तो आपका जवाब क्या होगा, गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। गौर से सुनिएगा, गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स whose income effect is strong and substitution effect is poor. Giffen goods are those inferior goods whose income effect is strong and substitution effect is poor. ओके गाइज, और ये 5 कंडीशन, इंफीरियर गुड, पुअर इनकम ग्रुप, कंज्यूमर अपने इनकम का बड़ा हिस्सा उस कमोडिटी पे खर्च करता है, इनकम इफेक्ट स्ट्रांग है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पुअर है। तो ये है गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन का एक्सेप्शन। जैसा कि आपसे कहा था कि आज की क्लास में सिर्फ हम एक ही एक्सेप्शन पे बात करेंगे, एक आगे और क्लासेस आएगी कुछ दिनों बाद, कुछ और क्लासेस के बाद, काफी टाइम बाद, जहां मैं गिफिन के बारे में एक नए एंगल से आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये पहले बेसिक स्टडी करवाई आपको गिफिन की, ताकि आपको ये समझ में आए कि गिफिन पैराडॉक्स है क्या। बाकी एक्सेप्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। थैंक यू गाइज।